दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य रवि पुनः एक बार आप सभी का अपने चैनल आत्म मंथन पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या जन्म पत्रिका, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, जीवन की प्रत्येक घटना, जीवन पर्यंत होने वाली हर शुभ अशुभ, अच्छी बुरी घटनाओं के लिए पर्याप्त है? क्या जीवन के प्रत्येक विश्लेषण को सिर्फ जन्म पत्रिका से किया जा सकता है, या इसके लिए कुछ और भी स्थिति या घटनाक्रम कुंडली विश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऐसा ही एक विषय लेकर के आज आपके समक्ष उपस्थित। देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली है जो, ये जीवन का वो प्रमाण पत्र है, वो अंक तालिका है जो इस बात का तो निर्धारण कर देती है कि जातक को जीवन में कितनी सफलता, कितनी ऊंचाइयां, कैसा विवाह होगा, कब जीवन मिलेगा, कब मृत्यु होगी, कब वो तरक्की करेगा, किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में काम करेगा। यानी जीवन की सफलता, असफलता, विफलता सबका निर्धारण तो कर देती है। वो अंक तालिका आपको निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में मिलने वाले अंकों को दे देती है, किंतु किस काल खंड में क्या होगा, ये सिर्फ और केवल जीवन पत्रिका, जन्म कुंडली से निर्धारित नहीं किया जा सकता। आज इसी स्थिति को लेकर, इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप समझेंगे तो जो लोग फलादेश करना चाहते हैं या जो स्वयं अपनी पत्रिका को देखते हैं, तो उनके पत्रिका निर्धारण में, फलादेश में लगभग 100% सटीक रिजल्ट आने की संभावना है। अभी प्रेजेंट में कुछ समय पहले मेरे एक जातक मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, मैंने किसी को अपनी पत्रिका दिखाई थी और उन्होंने पत्रिका देखकर कहा था कि पत्रिका की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपको जीवन में बड़ी सफलताएं मिलेंगी और जो कार्य आप करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसे अवश्य करें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और उन्होंने वो काम प्रारंभ किया, किंतु जो ज्योतिष गुरु थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने जो विश्लेषण दिया था उससे कुछ अलग रिजल्ट आ गया और उन्हें लाभ तो दूर, अच्छा खासा उसमें हानि हो गया। अब पत्रिका के विश्लेषण से ये नहीं कहा जा सकता कि पंडित जी का विश्लेषण गलत था। मैं अभी इसको साबित करूंगा आपके साथ। हमारे जो विद्वान पंडित जी ने जो कुछ बताया था उतना गलत नहीं था, किंतु कुछ चीजें उनसे उसमें छूट गई। देखिए दर्शकों, किसी भी पत्रिका के विश्लेषण के लिए 3 से 4 बिंदु मेरे हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें सर्वप्रथम जो आता है वो है आपका लग्नेश। लग्नेश यानी स्वयं वो जातक, उसकी पर्सनालिटी। लग्नेश आपके जीवन का निर्धारण करता है। लग्नेश से ही आपके जीवन का सारी घटनाक्रम तय होती है, क्योंकि लग्नेश ये तय करता है कि ये व्यक्तित्व जीवन में क्या करेगा। तो लग्नेश की स्थिति को पहले तो पत्रिका में देख ले। लग्नेश क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है, तो ये कभी अशुभ नहीं होता, हमेशा शुभ फल देगा, अच्छा करेगा। किंतु उसकी प्लेसमेंट
और भी चीजें कि वो अस्त है अथवा नहीं, कुंडली में कितनी डिग्री के साथ बैठा है, ये सब अवश्य तौर पे देखिए। साथ ही एक चीज जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है उस लग्नेश का गोचर, क्योंकि सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह चलायमान होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते। तो अब वो जो लग्नेश है वो किस स्थिति में है, कुंडली में, गोचर कुंडली में वो किस जगह पर गोचर कर रहा है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च का है, नीच का है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, इसका निर्धारण अवश्य है। और लग्नेश का जब आप निर्धारण कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो कुंडली में आपका लग्नेश भले कितना पावरफुल हो, अगर वो गोचर में मजबूत स्थिति में नहीं है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस अपने कार्यकाल में नहीं देगा, जब तक कि वो उस राशि में गोचर कर रहा है जिसमें भी अभी प्रेजेंट में वो गोचर कर रहा है। अब दूसरा आता है दशाएं। दशाओं में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादशाएं और अंतरदशाएं लंबे समय तक चलती है, विशेष तौर से महादशा। महादशा इस समय किस भाव में, किस राशि पर गोचर कर रही है, यह अवश्य तौर पर देखिए। जब आप उस गोचर को देख लेंगे तो आप अपनी कुंडली से उसका मिलान करें कि वो जो दशाएं इस समय आपकी कुंडली में चल रही हैं वो आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, और उनकी दशाओं में आपको क्या फल प्राप्त होगा, इसका निर्धारण करने में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि गोचर अगर शुभ नहीं है, गोचर अगर अशुभ हो गया, गोचर अगर पीड़ित हो गया तो निर्णय कभी भी अच्छा नहीं आएगा। जो मैंने पूर्व में पंडित जी का जिक्र किया, उनसे यही छोटी सी एक भूल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी देखा उस स्थिति में कुंडली में वो ग्रह जो महादशा में था वो उस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह में से एक था, किंतु वो नीच की राशि में गोचर कर रहा और 8वें भाव में था। तो प्रेजेंट में उसने कुंडली में शुभता होते हुए भी अशुभ फल दे दिया और पंडित जी का प्रेडिक्शन में थोड़ी सी चूक हो गई। देखिए, कुंडली जन्म पत्रिका आपके जीवन के अंत में क्या निर्णय रहेगा, कैसा रहेगा, उसका भाव वो तय करती है। पंडित जी ने सिर्फ उतना देखा और उस गोचर को ध्यान नहीं दिया और उसके एवज में ये एक क्षति, क्योंकि पर्टिकुलर उस समय में उन्हें होनी थी तो हो। अब मैं जो तीसरा बिंदु जिसे आपको बताना चाहूंगा, कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति देव कुंडली के सबसे शुभ ग्रह और काल पुरुष की कुंडली में ये भाग्य के, भक्ति के कारक है। भाग्य का कारक और सबसे शुभ ग्रह आपकी कुंडली में इस समय किस स्थिति में गोचर कर रहा है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह बृहस्पति देव जिस जगह बैठते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं उस सब में शुभता लाते हैं।
किंतु अगर वो पीड़ित होंगे, 6, 8, 12 में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे, तो वो अपनी शुद्धता को कायम रखने में सफल नहीं हो पाएंगे और आपको वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको प्राप्त होने चाहिए। चौथा एक ग्रह और है जो सबसे पापी और अनिष्ट कारक है, वो है शनिदेव। शनिदेव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कुंडली में। अगर शनिदेव अच्छे गोचर नहीं कर रहे हैं और कुंडली में भी अच्छे नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपने कार्यकाल में, अपने गोचर में किसी भी जातक को, किसी भी जीवन को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने में देरी नहीं लगाता। तो शनि देव का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे मान लीजिए कि मंगल देव अपनी उच्च की राशि मकर राशि में केंद्र में विराजमान है, किंतु इस समय उनका गोचर कर्क राशि में अष्टम भाव में। अब कर्क राशि में अष्टम भाव में हो गए तो कर्क राशि में एक तो वो नीच के हो गए, 8वें भाव में वो पाताल में चले गए, नीचे गहराइयों में चले गए। और अगर उनके साथ राहु केतु भी बैठ गए हैं, राहु या केतु में से कोई एक, और शनि की उसमें दृष्टि पड़ रही हो, तो मंगल से ज्यादा अनिष्टकारी उस पर्टिकुलर टाइम में, जब तक मंगल उस अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, और कोई ग्रह हो नहीं सकता। किंतु जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें मंगल उच्च के हैं, मंगल आपके सबसे शुभता वाले ग्रह हैं। और अगर अपन इस बात को समझ के आगे बढ़ेंगे कि आपके कुंडली में तो मंगल की दशाएं लगने पर आपको लाभ होगा, तो आप यहां गलती कर रहे हैं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे। इन 4 विषय वस्तुओं का मैंने आपको क्यों बोला उसको समझिए। लग्नेश का मैंने जिक्र किया। लग्न यानी आप स्वयं, आपके ऊपर पूरी जिंदगी इस जन्म पत्रिका का प्रभाव रहेगा। और लग्नेश किसी भी स्थिति में आप कभी भी कुंडली को खोलेंगे, सर्वप्रथम लग्नेश देखा जाएगा। तो लग्नेश आपके जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है। दूसरा मैंने कहा कि दशाएं लंबी चलती हैं, बहुत लंबी चलती हैं। कई दशाएं तो 18 साल, और शनि की दशा वगैरह तो काफी लंबी चलती है। तो आप दशाओं को बहुत ध्यान से देखें, उनका गोचर को देखें। तीसरा मैंने गुरु का जिक्र किया। गुरुदेव शुभ ग्रह हैं, ये शुभता प्रदान करते हैं, और ये भी कुंडली में 12 से 13 महीने यानी 1 वर्ष की अवधि तक कुंडली में एक ही राशि में गोचर करते हैं। और शनि सब जानते हैं कि एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर रहता है। इसके अलावा राहु केतु का भी आकलन करें, क्योंकि 1.5 वर्ष की अवधि ये भी अपने गोचर में एक राशि पर काटते हैं। अब क्या होता है, किसी भी जीवन में बड़ी सफलताएं या बड़ा बदलाव किन बातों से आता है? या तो उसकी नौकरी हो, या व्यापार की प्रारंभ हो, या फिर कोई घर लेना चाहता हो, विवाह की स्थितियां बन रही हो, विवाह करना हो। और एक स्थिति और है, जब कोई संतान उत्पन्न होने वाला हो। ये सब लंबे कार्यकाल है। उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घर लेने का विचार बना, अब वो विचार बनाएगा तो फिर इसके बाद वो विचार बनाने के बाद अपनी पूरी स्थितियों को देखेगा, देखने के बाद वो प्लान करेगा और जाकर किसी एक लोकेशन को देखेगा जो उसको अच्छी लगे। लोकेशन देखने के बाद वो उस घर के बिल्डर को देखेगा, उससे बात करेगा, पैसों का अरेंजमेंट करेगा,
फिर वास्तु के हिसाब से देखेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर इसके बाद वो उस मकान को लेने का प्लान करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से साल भर का समय लगता है और कभी कभी तो 1.5 से 2 साल का वक्त भी लगता है। ऐसे ही विवाह की स्थिति है। माता पिता जब देखते हैं कि उनकी संतान बड़ी हो गई तो वो विवाह के लिए लड़का या लड़की ढूंढना प्रारंभ करते। फिर कुछ मैच मिल जाए, अपने इक्वल मिल जाए, हमारे हिसाब का हो, उसको देखते हैं। वो सब होने के बाद फिर दोनों परिवारों के बीच बातचीत चलती है, बहुत सारी चीजें तय होती हैं। फिर इसके बाद शादी की तिथि तय होती है और ये वक्त भी कम से कम साल भर का समय खींच लेता है और कई बार और लगता है। और संतान जब उत्पन्न होने वाली होती है तो वो तो 9 महीने का कार्यकाल आप सब में। तो इन सब स्थिति में जो भी भाव आपका इनसे प्रभावित हो रहा हो, अगर आप वैसे तो गोचर में सभी 9 के 9 ग्रह बहुत प्रभावी होते हैं और अपना प्रभाव देकर के चले जाते हैं, जैसे चंद्रमा 2.5 दिन के लिए आते हैं एक राशि, किंतु उनका प्रभाव 2.5 दिन का ही रहेगा। पर अगर जीवन में कुछ बड़ा या अच्छा या बुरा होना है तो उसके लिए 2.5 सेकंड काफी है। पर मैं बड़ी घटनाओं की बात कर रहा हूं जो पूरे जीवन को बदल के रख देती है। मैं उस विषय की बात कर रहा हूं। तो किस कालखंड में क्या होना है ये जन्म पत्रिका से निर्धारण नहीं होता। मैं जो आज आपको बताना चाह रहा हूं कि वही ग्रह जो आपकी सफलता का कारक है, वही ग्रह जो आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है, उस ग्रह ने जिसने आपको दुनिया की सारी सुविधाएं, सुख संपत्ति, ऐशो आराम सब कुछ प्रदान किया, वही ग्रह आपके मृत्यु का कारण भी हो सकता है। एक ऐसा ग्रह जो जीवन की हर सफलताओं को आपको प्रदान कर रहा है, वो किसी कालखंड में आपको बड़ा नुकसान भी देगा। तो गोचर से कुंडली को अगर आप विवेचना करेंगे, जन्म कुंडली की स्थिति के साथ में गोचर की स्थितियों का अगर आप निर्धारण करेंगे, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आपका जो फलादेश है वो लगभग 100% सटीक बैठेगा। और आप स्वयं के लिए या अपने किसी मित्र, दोस्त या परिवार के लिए अगर इसकी विवेचना करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बहुत ही शानदार फलादेश होगा। तो गोचर का अत्यंत महत्व है जीवन में। आप कुंडली विश्लेषण के समय सिर्फ जन्म पत्रिका को ही अपना लक्ष्य ना माने, साथ साथ में गोचर की स्थितियों को देखते हुए अगर आप फलादेश करेंगे तो आपको कुंडली विश्लेषण में काफी आनंद की प्राप्ति होगी और आप एकदम सटीक विश्लेषण कर पाएंगे। आज मैं आपको यही विषय बताने के लिए आया था। आशा करता हूं मेरी इस जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने YouTube पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देखिए। उनमें भी काफी ज्ञानवर्धक बातें मैंने दी है। और मेरा वीडियो अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। इसे आगे और बढ़ाएं ताकि आपके मित्रों को, अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब खुश रहें। जय महाकाल, जय महादेव।